अस्सलाम वालेकुम। अरीशा, यूनिट 22 है हमारे पास एग्रीकल्चर। यूनिट 21 जो है मेडिसन वो फॉर्मेटिव टाइप है, तो हमने यूनिट 2 जो है वो ही आज से स्टार्ट करना है। एग्रीकल्चर है हमारे पास। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइज़र्स को और हम डिस्कस करेंगे पेस्टिसाइड्स को। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र्स जो हैं हम सबसे पहले देखते हैं कि फ़र्टिलाइज़र जो है ये हमारे पास क्या होते हैं। बेसिकली फ़र्टिलाइज़र आपका कोई भी ऐसा नेचुरल या आर्टिफिशियल सब्सटेंस है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ और प्लांट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो हेल्पफुल होती हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और हमारे पास आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, और इनके अंदर एलिमेंट मौजूद होते हैं या ऐसे कंपाउंड मौजूद होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की जो है ना बेटर जील्ड के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो है वो ज़रूरी होती है। तो इनको हम जो है वो फर्टिलाइज़र कहते हैं। अब अगर हम बात करें ना कि फ़र्टिलाइज़र मेन फंक्शन क्या करते हैं, तो फ़र्टिलाइज़र जो है ना वो सॉइल की फर्टेलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। फर्टेलिटी का मतलब है कि सॉइल के अंदर नेचुरली ये कैपेबिलिटी है कि वो ऐसे कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्लांट की प्रोडक्शन के लिए जो है वो नेसेसरी है, और उन्हीं की प्रेजेंस में प्लांट जो है वो ग्रो करता है। सॉइल के अंदर ये पहले से कैपेबिलिटी है कि वो ऐसे कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा, जैसे न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करेगा, जैसे हमारे पास नाइट्रोजीनियस है, फास्फोरस है, पोटाशियम है और डिफरेंट जो है हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे न्यूट्रिएंट पहले से ही सॉइल के अंदर एबिलिटी है कि वो खुद प्रोड्यूस करता है, और इन्हीं की प्रेजेंस के अंदर जो है हमारे प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं और उनकी जो है वो यील्ड अच्छी होती है। लेकिन जब हम एक ही जो है ना सॉइल के ऊपर बार बार अपनी यील्ड लाने की कोशिश करेंगे, बार बार अपना प्लांट जो है उधर ही ग्रो करवाएंगे, तो उस सॉइल के अंदर ये जो नेचुरली कैपेबिलिटी थी ना कि वो कंपाउंड को प्रोड्यूस करता था, वो थोड़ी डिक्रीज़ हो जाएगी। वक्त के साथ साथ हम ये देखते हैं कि पहले इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ नहीं होते थे। अब जैसे जैसे हम मॉडर्न एज की तरफ आ रहे हैं, तो फर्टिलाइज़र जो है ये हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास अब जो है ना वो हम ज़्यादा टाइम जो है ये एग्रीकल्चर लैंड की तरफ आ रहे हैं, हम ज़्यादा जो है वो फसलें उगा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप एक ही ज़मीन के ऊपर प्लांट को ग्रो करवाएंगे, उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, या उस सॉइल की ये जो नेचुरल एबिलिटी थी कि वो न्यूट्रिएंट को प्रोड्यूस करता है, वो उसकी थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस डेफिशिएंसी को अकम्प्लिश करने के लिए हम उसके अंदर जो है वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, और उन आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र में अब वैसे वही कंपाउंड मौजूद होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है वो नेसेसरी है। तो ये हमारे पास जो है वो फर्टिलाइज़र है, और ये इसका फंक्शन है कि ये फर्टेलिटी को इंक्रीज़ करता है। और फर्टिलिटी क्या है कि सॉइल की नेचुरल कैपेबिलिटी है टू प्रोड्यूस द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अगर हम बात करें ना कि नेचुरल फर्टिलाइज़र जो है ये हमारे पास कौन कौन से यूज़ होते थे, तो पहले ज़माने में ये नेचुरल फर्टिलाइज़र मोस्टली जो है जो हमारे पास एनिमल का मैन्यूर होता था, फोसल फ्यूल्स जो है, सॉरी फोसल फ्यूल कह रही हूँ, एनिमल मैन्यूर होता है। इसी तरह हमारे पास जो हम हार्वेस्ट कर देते हैं प्लांट को, तो उसके बाद जो सारी चीज़ बचती है तो वो भी एज अ जो है ना फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होता था। इस तरह क्रॉप की हम एक बार जब प्रोडक्शन करते थे तो उसके बाद जो सारी बाकी चीज़ें बच जाती थी, हम अपना मेन जो है वहाँ से यील्ड ले लेते थे, और बाकी जो चीज़ बच जाती थी तो उसको उधर ही फसल के अंदर जो है वो डाल दिया जाता था, तो वो भी फर्टिलाइज़र के तौर पर जो है वो यूज़ होता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास ओल्ड एज में जो है ना वो फर्टिलाइज़र के तौर पर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होती थी। इसके बाद में जब एडवांसमेंट हुई है ये 17, 18, 19 सेंचुरी में, तो उसके बाद हमारे पास केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो अब सिंथेसाइज होना शुरू हो गई है। केमिकल फर्टिलाइज़र जो है ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र है, और ये आपके पास जो है वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, और इन्हीं को हमने जो है वो डिस्कस करना है कि ये हमारे पास कौन कौन से जो है वो फर्टिलाइज़र है। तो ये मेन इसका इंट्रोडक्शन था कि फ़र्टिलाइज़र जो है वो होते क्या हैं और फर्टिलाइज़र का मेन फंक्शन क्या है। और फर्टिलाइज़र की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास नेचुरल है और उसकी हमने कुछ एग्जाम्पल देखी, और उसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र है, और ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र जो है यही हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, फर्टिलाइज़र की अगर कंपोजिशन की बात करें कि हम जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र की बात करें या केमिकल फर्टिलाइज़र है, वो उनकी मेन कंपोजिशन जो है वो किस तरह की होगी। अब हमें जो अरीशा प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है वो दो तरह के न्यूट्रिएंट हैं, एक हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट है और सेकेंड टाइप है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, ये ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो कि प्लांट्स को आप कह लें कि लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है। ठीक है, द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड
इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, तो ऐसे न्यूट्रिएंट को हम जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट कहेंगे। इनमें हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाशियम है। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो कि प्लांट को लार्ज अमाउंट में जो है वो रिक्वायर्ड है। कितनी अमाउंट, ये ऑलमोस्ट जो है ना आप कह लें कि 5 से 200 kg जो है ना पर एकड़ जो है इतना इनको रिक्वायर्ड होती है। एक ही जो है ना एकड़ के अंदर हमें इतनी अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो कि ये हैं हमारे पास। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो जिंक है, मैंगनीज़ है, कॉपर आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और इसके बाद जो है वो मोलिब्डेनम है। ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। ये ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो कि प्लांट को बहुत ही कम अमाउंट के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर इनकी हम बात करें कि कितनी अमाउंट में ये रिक्वायर्ड है, तो ये हमारे पास माइक्रोग्राम में जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। ऑलमोस्ट जो है वो 6 माइक्रोग्राम टू 200 माइक्रोग्राम जो है ये इनका इतना ही रिक्वायर्ड होता है पर एकड़, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरह के फर्टिलाइज़र हैं, दो तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं प्लांट्स को। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फर्टिलाइज़र हैं वो कितनी टाइप्स की हैं। तो फर्टिलाइज़र हमारे पास 3 टाइप्स की हैं। एक हमारे पास नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है, ठीक है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र हैं। फिर हमारे पास फास्फोरस फर्टिलाइज़र हैं और फिर हमारे पास जो है वो पोटाशियम फर्टिलाइज़र है। अगर हम इनके सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करें कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र जो है वो प्लांट को कौन सी स्टेज पे जो है वो अप्लाई की जाती हैं और ये प्लांट के अंदर कौन सा फंक्शन जाके परफॉर्म करती हैं। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र मोस्टली जो है ना वो अर्ली जो प्लांट की हम ग्रोथ करवा रहे होते हैं, इनिशियल स्टेज पे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र जो है ये डाली जाती हैं और इनका मेन फंक्शन ये है कि ये प्लांट की जो मिडल फेज़ की ग्रोथ होती है उसको इन्हांस करती है। जैसे प्लांट ने मिडल फेज़ के अंदर ग्रो करना होता है, साइज़ अपना इंक्रीज़ करना होता है और अपनी लीफ जो है ना वो निकालनी होती है। तो ये सारा फंक्शन जो है ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र जो है ये परफॉर्म करती है और इसको हम स्टार्ट में ही जो है वो अप्लाई कर देंगे। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ये अमोनियम नाइट्रेट है, इस तरह हमारे पास कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है और यूरिया है। ये सारे के सारे जो है ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र हैं, इनके अंदर जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जैसे आपको इससे तो पता चल गया कि अमोनियम नाइट्रेट तो ये NH4 है, NO3 ये इसका जो है ना फार्मूला होगा NH4 अमोनियम नाइट्रेट का, NH4NO3। इस तरह हमारे पास एक कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो ये हमारे पास जो है वो कैल्शियम है और इस तरह अमोनियम है और नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है ये इस सेकंड फर्टिलाइज़र। और थर्ड हमारे पास यूरिया है और यूरिया का हमें फार्मूला पता है कि ये जो है ना कार्बोनिल है उसकी दोनों साइड पे अगर हम अमाइन लगा दें तो इसको जो है वो यूरिया कहते हैं। तो ये तीनों जो है ना आपको इनमें देख ले रहे हैं कि इन तीनों के अंदर जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है। ये तीनों जो है वो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र हैं। इनमें से आप कोई भी एज अ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों की तीनों एट अ टाइम अप्लाई करें, इनमें से कोई भी तीन जो है वो एक जो है वो अप्लाई की जा सकती है एज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र और अर्ली स्टेज में अप्लाई करनी है। और इसका फंक्शन ये है कि ये मिडिल स्टेज की जो ग्रोथ होती है और जो लीफिंग आउट होता है उसको इन्हांस करता है, उसको इम्प्रूव करता है। तो ये हमारे पास नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र जो है उसका मेन फंक्शन हो गया। सेकेंड देखते हैं फास्फोरस फर्टिलाइज़र है। फास्फोरस फर्टिलाइज़र जो है अगर हम इनका फंक्शन देखें तो फास्फोरस फर्टिलाइज़र जो है ये आपके रूट की ग्रोथ करवाएंगी और इस तरह स्टेम की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ करेंगी। इसके अलावा ये फ्लावरिंग इंक्रीज़ करेंगी, बूस्ट करेंगी, सीड प्रोडक्शन को बूस्ट करेंगी और फ्रूट प्रोडक्शन जो है उसको बूस्ट करती है। तो अगर आप ये देखें ना कि फ्लावरिंग हो या सीड हो या फ्रूट हो, तो ये मोस्टली हमारे पास जो है वो जब प्लांट की एंड स्टेज होती है, लास्ट स्टेज होती है, उस वक्त जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपीयर होती हैं जब प्लांट जो है वो मैच्योर हो जाता है। तो फास्फोरस फर्टिलाइज़र मेनली एंड पे अप्लाई की जाती हैं और इनका ये हमारे पास जो है फंक्शन है कि ये रूट्स को और स्टेम की ग्रोथ को रीइंफोर्स करती हैं, फ्लावरिंग को, सीड प्रोडक्शन को और फ्रूट प्रोडक्शन जो है उसको बूस्ट करती है। ये फास्फोरस फर्टिलाइज़र जो है ये इनका फंक्शन हो गया। इस तरह हमारे पास जो है इसकी एग्जांपल की अगर बात करें तो इसमें सुपर फास्फेट है, ठीक है, सुपर फास्फेट है, ट्रिपल सुपर फास्फेट है, डाई अमोनियम फास्फेट है, अमोनियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट है और अमोनियम पॉलीफॉस्फेट है। ये सारी की सारी जो है ये फास्फोरस फर्टिलाइज़र है। थर्ड जो टाइप है वो पोटाशियम फर्टिलाइज़र है और पोटाशियम फर्टिलाइज़र का मेन फंक्शन ये है, ये रूट की डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस को मेनटेन रखती है और जो डिज़ीज़ है उसको कंट्रोल
कंट्रोल करती हैं कि डिजीज़ जो है ना इतनी ज़्यादा सेपरेट ना हो, उसको लिमिट करती हैं या उसको जो है ना प्रिवेंट करती हैं, उसको कंट्रोल करती हैं। तो डिजीज़ कंट्रोल, फोटोसिंथेसिस को मेंटेन रखना और रूट की डेवलपमेंट करना, ये पोटाशियम फर्टिलाइज़र का फंक्शन होता है। और अगर प्लांट्स के अंदर इन फर्टिलाइज़र की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाए तो लीव्स जो हैं वो येलो हो जाते हैं या ब्राउन हो जाते हैं, लीव्स के एजेस मोस्टली। और अगर बहुत ज़्यादा जो टाइम तक पोटाशियम फर्टिलाइज़र प्रोवाइड ना की जाए तो लीव्स जो है वो इस तरह आपके जो है ना वो गिर जाते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र है और ये इनका फंक्शन है। पोटाशियम फर्टिलाइज़र की एग्जांपल हम देख लेते हैं। पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम फॉस्फेट है और पोटाशियम नाइट्रेट है। ये तीनों जो है ना ये हमारे पास फर्टिलाइज़र की टाइप्स हो गई हैं। तो ये अरीशा हमने देखा कि फ़र्टिलाइज़र की कंपोजिशन है क्या। मतलब हम बात कर रहे थे ना कि फ़र्टिलाइज़र ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करेंगे, वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं। तो हमने कंपोजिशन में देखा कि वो न्यूट्रिएंट हैं कौन से। न्यूट्रिएंट वो दो तरह के थे, मैक्रो थे और फिर माइक्रो थे। मैक्रो वो न्यूट्रिएंट जो लार्ज अमाउंट में प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं और माइक्रो वो न्यूट्रिएंट जो कि स्मॉल अमाउंट में प्लांट्स को जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। उनकी एग्जांपल हमने देखी। फिर हमने देखा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो तीन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। और उन्हीं मैक्रो न्यूट्रिएंट को हमने मोस्टली यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया है कि इन तीनों जो है ये नेसेसरी हैं प्लांट के लिए, ये लाजमी प्लांट्स को जो है वो चाहिए होती हैं। और इनका फंक्शन हमने देखा और इनकी मेन जो है वो एग्जांपल देखी है कि ये कौन कौन सी फर्टिलाइज़र जो है वो अवेलेबल है, किस फॉर्म में ये अवेलेबल है। तो ये हमने फर्टिलाइज़र का टाइप्स देख ली। नेक्स्ट देखते हैं कि फर्टिलाइज़र जो है उसका सॉइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। अच्छा, फर्टिलाइज़र को एक प्रॉपर अमाउंट में अप्लाई करना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आप फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो यूज़ करें, तो प्रॉपर अमाउंट में फर्टिलाइज़र को यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा जब हम फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ करें तो हमें पता हो कि हम कौन से प्लांट के लिए कौन सी फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ करें। तो इसका प्रॉपर बैलेंस जो है वो होना चाहिए। अगर आप इम्बैलेंस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करते हैं तो इसके रिजल्ट में जो सॉइल है उसकी पीएच चेंज हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने फर्टिलाइज़र अब अप्लाई कर दी है तो वो पीएच को इफ़ेक्ट करेगा। इस तरह पेस्ट जो है उनका अटैक जो है वो भी बढ़ सकता है प्लांट के ऊपर। आपकी सॉइल जो है वो एसिडिफाई हो सकती है, सॉइल एरोजन काज हो सकती है। और जो सॉइल के अंदर नेचुरली ऑर्गेनिक कार्बन मौजूद था या बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं या डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको भी ये फर्टिलाइज़र जाके रिड्यूस कर देते हैं, किल कर देते हैं। फर्टिलाइज़र जो है फिर अगर आप ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ को वो इन्हांस करने के बजाय रिड्यूस कर देते हैं, उसकी यील्ड को भी रिड्यूस कर देते हैं। और इवन ये ऐसी गैसेस भी इमिट करते हैं जो आगे जाके ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो काज करती हैं। तो फर्टिलाइज़र का एक बैलेंस जो है ना उसको अप्लाई करना, एक कंट्रोल वे में फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसे इम्बैलेंस वे में अनकंट्रोलेबल अप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट में हमारे पास ये डिफरेंट प्रॉब्लम जो है ये काज हो सकते हैं। डिफरेंट हमने देखा सॉइल एसिडिफाई हो सकती है, उसकी पीएच चेंज हो सकती है, इस तरह पेस्ट का अटैक बढ़ सकता है और गैसेज भी रिलीज़ हो सकती हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो काज करें। ये यहाँ तक हमने फर्टिलाइज़र को देखा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड हमारे पास ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि एग्रीकल्चर के अंदर या आपकी प्लांट के अंदर जो पेस्ट होते हैं उनको किल करने के लिए और उनको आप कह लें ग्रो कंट्रोल करने के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो अगर हमने अपने कोई भी प्लांट है और उसके अंदर कोई पेस्ट मौजूद है, पेस्ट के आगे हम डिफरेंट टाइप देखेंगे, वो इंसेक्ट हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, रोडेंट्स हो सकते हैं, नीमाटोड्स हो सकते हैं, वीड्स हो सकती हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पास पेस्ट हैं। अगर इनको कंट्रोल करना है और इनको किल करना है तो जो हम केमिकल सब्सटेंस यूज़ करेंगे उसको हम पेस्टिसाइड जो है वो कहते हैं। तो ये पेस्टिसाइड होता है। पेस्टिसाइड की डिफरेंट टाइप है हमारे पास। पेस्टिसाइड की फर्स्ट जो टाइप है उसको हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं और सेकंड हमारे पास जो है ना सेकंड फंजीसाइड दी हुई है और फिर हर्बिसाइड और लास्ट पे जो है ये नीमाटोड्स नीमासाइड्स जो है वो दिए हुए हैं। तो ये हमने फोर्थ पेस्टिसाइड की टाइप जो है वो डिस्कस करनी है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इंसेक्टिसाइड्स हमारे पास ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो कि कंट्रोल करेंगे इंसेक्ट्स को या किल करेंगे इंसेक्ट्स को। क्योंकि अगर हमारी जो है ना प्लांट के अंदर इंसेक्ट ज़्यादा हैं तो फिर वो इंसेक्ट प्लांट की ग्रोथ को और प्लांट की यील्ड जो है उसको इफेक्ट करेंगे। तो उन इंसेक्ट को कंट्रोल करना और उनको किल करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हम इंसेक्ट को जो है ना कंट्रोल करेंगे बाय यूजिंग द इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो हमारे पास तीन चार यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेटेस और कार्बामेट्स हैं, इस तरह हमारे पास पायरीथ्योराइड्स हैं और निकोटोनाइड्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 3-4 इंसेक्टिसाइड जो है वो दिए हुए हैं। हम इनका देखते हैं
कि ये इंसेक्टिसाइड जो है किस तरह से एक्ट करते हैं। मतलब हम इन इंसेक्टिसाइड को जब अप्लाई करेंगे तो ये किस तरह से जाके आपके इंसेक्ट्स को जो है वो किल करेंगे। जो फर्स्ट वाला है ऑर्गेनोफॉस्फेटेज, जिसका दूसरा साथ में दिए हुए कार्बामेट भी कहते हैं, ये जाता है और एक एंजाइम है जिसका नाम है एसिटाइल कोलाइनेस्ट्रेज। ये इसका नाम है एसिटाइल कोलाइनेस्ट्रेज, ठीक है। ये एंजाइम है, इस एंजाइम को ये जाके इनहिबिट कर देती है। ये जो हमने दो इंसेक्टिसाइड की बात की ना, ऑर्गेनोफॉस्फेटेज और कार्बामेट, ये इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। अब एंजाइम का फंक्शन क्या था? बेसिकली ये एंजाइम था जो कि एसिटाइल कोलाइन जो है ये प्रोड्यूस कर रहा था। एसिटाइल कोलाइन एक रिसेप्टर है, ठीक है, और उसी रिसेप्टर के ऊपर जाके मतलब कोई चीज़ जब बाइंड होती है तो नर्व सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास ये एंजाइम ही नहीं होगा, एंजाइम की ग्रोथ को ही ये जाके इनहिबिट कर देता है हमारा केमिकल, एसिटाइल कोलाइनेस्ट्रेज एंजाइम का नाम है। और इस एंजाइम को भी हमारे केमिकल जाके जब इनहिबिट कर देते हैं तो इसके रिज़ल्ट में एसिटाइल कोलाइन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। और जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो इस तरह हमारे नर्व सिग्नल जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, वो ओवर स्टिमुलाई हो जाएगा और इंसेक्ट्स जो है उनकी पायरालिसिस जो है वो हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सिग्नल जब होने लग जाएंगे तो पायरालिसिस अटैक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं सेकंड पे हमारे पास पायरीथ्रॉइड्स हैं। ये ऐसे केमिकल हैं जो कि इंसेक्ट के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर सोडियम सिग्नल को जाके डिस्टर्ब करते हैं। सोडियम सिग्नल को जब डिस्टर्ब करेंगे तो इसके रिजल्ट में बार बार नर्व इम्पल्स जो है या बार बार नर्व सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगा। रिपीटेड नर्व सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस्ड होगा तो अल्टीमेटली इसमें भी पायरालिसिस ही होगी और इवेंचुअली डेथ हो सकती है। और इस पर थर्ड जो है वो हमारे पास नियोनिकोटिनॉइड्स है और ये ऐसे केमिकल हैं जो कि निकोटीनिक एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर जो है उसको जाके इफ़ेक्ट करते हैं। ये जो है ना नर्व सिस्टम जो होता है इंसेक्ट का, उसके अंदर ये रिसेप्टर पाया जाता है, निकोटीनिक एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर है ये। जब उसको जाके इफ़ेक्ट करेंगे तो ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के ऊपर जब भी कोई चीज़ आके बाइंड होती है ना तो ये नर्व सिग्नल मतलब ट्रांसमिट करता है। लेकिन ये जो हमारा केमिकल है इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना रैंडम वे में जाके जो है ना इसके साथ जब बाइंड होगा और इसको जाके डिस्टर्ब करेगा तो रिपीटेड जो है ना आपके नर्व सिग्नल जो है ना उनकी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगी। तो नर्व सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएंगे और इसके बाद भी यही होगा कि बहुत ज़्यादा जब नर्व सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होंगे तो पायरालिसिस अटैक इधर भी हो जाएगा। तो ये सारी 3 टाइप्स हैं जिनके अंदर हमने देखा कि किस तरह से ये वाले हमारे इंसेक्टिसाइड जाके इंसेक्ट को किल कर रहे थे। बेसिकली यही चीज़ थी अरीशा कि ये जो इंसेक्ट होते हैं उनके नर्वस सिस्टम जो है उसको जाके अटैक करते हैं। तो नर्वस सिस्टम के अंदर जब उसको जाके उसके नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोन रिसेप्टर होते हैं जिनका नाम इन्होंने दिया हुआ था एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर हैं। उन्हीं रिसेप्टर के साथ जब भी कोई चीज़ बाइंड होती है तो सिग्नल ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाता है। ये केमिकल उनके साथ बाइंड होंगे तो बहुत ज़्यादा वे में सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होंगे और जिसके रिजल्ट में जो है वो पायरालिसिस हो जाएगा। इंसेक्टिसाइड है। सेकेंड हमारे पास हर्बिसाइड है और नाम से हमें पता चल रहा है कि ये ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं, ये ऐसे केमिकल हैं जो हर्ब्स को किल करेंगे। हर्ब्स मीन वीड्स को किल करेंगे, ठीक है। और हर्ब्स या वीड्स ऐसे आपके प्लांट होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं। जैसे एक हमने कोई भी अपना मेन जो है वो प्लांट ग्रो करवाए, उसके साथ जो भी चीज़ें जो हैं वो साथ में अनवांटेड ग्रो कर रही हैं उनको हम जो है वीड्स कहते हैं या हर्ब्स कहते हैं। तो हर्ब्स को अगर हमने किल करना है तो इसके लिए हम हर्बिसाइड यूज़ करेंगे। हर्बिसाइड यहाँ पे दिए हुए हैं 3 के नाम दिए हुए हैं। ग्लाइफोसेट है, ठीक है, और इस तरह 2,4-D डाइकेम्बा है और पैराक्वाइट है। ये हमारे पास जो है वो 3 जो है दिए हुए हैं। अच्छा, फर्स्ट का अगर हम फंक्शन देखें कि ग्लाइफोसेट जो है वो किस तरह से काम करता है तो ये जाके ऐसे वीड्स को किल करेगा जिनके ब्रॉड लीव्स होते हैं, ठीक है, जिनके ब्रॉड लीव होते हैं। कैसे जाके उन प्लांट्स को किल करेगा? वो उन प्लांट के अंदर जो प्रोटीन प्रोडक्शन होती है उसको जाके जो है इनहिबिट कर देगा। और हमें पता है कि प्रोटीन हर प्लांट्स जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी है। जब प्रोटीन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो अल्टीमेटली उस प्लांट जो है उसकी डेथ हो जाएगी, वो किल हो जाएगा। तो इस तरह ये फर्स्ट वाला जो हमारा हर्बिसाइड है ये एक्ट करता है। नेक्स्ट सेकेंड को देखें 2,4-D डाइकेम्बा जो है, इसका अगर हम फंक्शन देखें कि ये किस तरह से जो है वो जाके काम करेगा तो ये प्लांट के अंदर एक हार्मोन होता है ऑक्सिन। तो ये ऑक्सिन की जो ग्रोथ है
ऑक्सीजन को जाके इफ़ेक्ट करता है। ऑक्सीजन बेसिकली प्लांट के सेल की ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। तो जब ये ऑक्सीजन को जाके इफ़ेक्ट करेगा तो इसके रिजल्ट में प्लांट जो सेल हैं उनकी ग्रोथ अनकंट्रोल वे में होने लग जाएगी। तो अनकंट्रोल जब भी ग्रोथ होती है तो उसके रिजल्ट में जो है वो डेथ हो जाती है, प्लांट जो है वो किल हो जाता है। थर्ड अगर टाइप देखें पैराक्वाइट जिसको कहते हैं, तो ये किस तरह से काम करते हैं, ये किस तरह से जाके हमारे प्लांट को किल करते हैं, ये प्लांट की फोटोसिंथेसिस को ही रोक देती हैं। तो प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो फोटोसिंथेसिस जब उनकी इनहिबिट हो जाएगी, इसके रिजल्ट में प्लांट जो है वो उनकी डेथ हो जाएगी, प्लांट किल हो जाएंगे। तो ये 3 हमारे पास मेन हर्बिसाइड हमने डिस्कस किए हैं जो कि हमारे हर्ब्स को, जो हमारे अनवांटेड प्लांट को जो है वो किल करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। और तो ये तीनों जो है उनका हमने फंक्शन देखा। फर्स्ट वाला जो था ग्लाइफोसेट, वो बेसिकली प्लांट के अंदर मौजूद जो प्रोटीन है उसको इनहिबिट कर देता है, उसकी ग्रोथ को, प्रोटीन प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। जब प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस्ड होगी तो उसके रिजल्ट में प्लांट जो है वो किल हो जाएगा। और सेकंड हमने 2,4-D डाइकेम्बा देखा और उसमें हमने देखा कि हमारे जो केमिकल होते हैं, हमारा ये वाला जो हर्बिसाइड है ये किस तरह से जाके काम करता है कि ये उसी प्लांट के अंदर जो एक हार्मोन है जिसको ऑक्सीन कहते हैं, जो कि सेल ग्रोथ में इन्वॉल्व होती है, उस सेल ग्रोथ को वो अनकंट्रोलेबल वे में स्टार्ट करता है और जिसके रिजल्ट में जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी तो वो डेथ हो जाएगी। और थर्ड में हमने पैराक्विट देखा जो कि प्लांट की फोटोसिंथेसिस जो है उसको इनहिबिट कर देता है, तो इस तरह भी इनकी डेथ हो जाती है। तो ये हमारे पास मेन जो है वो 3 हर्बिसाइड से। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो है वो फंजीसाइड हैं। तो फंजीसाइड जो है ये क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। फंजीसाइड बेसिकली ऐसे केमिकल हैं, ऐसे पेस्टिसाइड हैं जो कि फंगस को जो है वो जाके किल करेंगे या उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे। तो फंगस स्पोर से ग्रो करती है, जहाँ पे स्पोर्स होते हैं, स्पोर से जो है ना आगे ज़्यादा जो है ना स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो फंगस की ग्रोथ को किल करना या इनको जो है ना कंट्रोल करना, इनको प्रिवेंट करना, इसके लिए हम जो है वो फंजीसाइड यूज़ करते हैं। अब हमारे पास फंजीसाइड जो है ये यहाँ पे दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं। ट्राईएजोल्स हैं, इस तरह हमारे पास सेट्रोबिलोन्स हैं, कॉपर बेस्ड फंजीसाइड हैं, रोडेंट्स हैं और जिंक फॉस्फाइड्स हैं। ये हमारे पास जो है वो 5 मेन फंजीसाइड यूज़ होती हैं। इनको अगर हम देखें कि ये किस तरह से काम करते हैं, तो फर्स्ट वाला जो है ट्राईएजोल, ये बेसिकली जाके जो आपका एर्गोस्टिरोल है, एर्गोस्टिरोल एक ऐसा आप कह लें कि आपके पास जो है ना कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल की ये एक टाइप है। कोलेस्ट्रॉल जो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में भी, कोलेस्ट्रॉल की ये टाइप है एर्गोस्टिरोल। तो ये ना जो फंजाई होती हैं उनके सेल मेम्ब्रेन में ये मौजूद होता है एर्गोस्टिरोल। तो ये जो हमारा फंजीसाइड है ट्राईएजोल, ये इसको जाके ना है इसकी ग्रोथ को ना कंट्रोल करेगा या इसको इनहिबिट कर देगा। जब सेल मेम्ब्रेन में यही नहीं प्रोड्यूस्ड होगा तो सेल मेम्ब्रेन किस तरह से जो है वो मेंटेन रहेगी। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और जब सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब होगी तो सेल भी पूरा जो है वो डेथ कर जाएगा। तो फंगस का सेल इस तरह से जो है वो ख़त्म हो जाती है। सेकंड हमारे पास है सेट्रोबिलोन्स, और ये किस तरह से काम करती हैं। ये जो आपकी फंगस होती हैं उनके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन करता है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एनर्जी प्रोडक्शन करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए। ये जो हमारा फंजीसाइड है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो जब ये नहीं होगी, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस्ड होगी तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। कॉपर बेस्ड फंजीसाइड है, ये जाके जो फंगस के अंदर डिफरेंट सेलुलर प्रोसेस हो रहे होते हैं, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है या और कोई प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, ये डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं तो उनको जाके डिस्टर्ब करते हैं और इसके रिजल्ट में भी प्लांट जो फंगस है उसकी डेथ हो जाती है। रोडेंट पॉइजन्स है, ये केमिकल जो है ऐसा है जो कि फंगस के अंदर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन मौजूद होती हैं। ब्लड क्लॉटिंग विटामिन है, जैसे विटामिन के इसका नाम है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग करवाती है। तो ये रोडेंट पॉइजन जो है इस ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के को जो है इसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। जब ये नहीं मौजूद होगा तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी और रोडेंट जो है वो किल कर जाएंगे। इस तरह हमारे पास जिंक फॉस्फाइड है। जिंक फॉस्फाइड जो है ये फंगस के स्टमक में जो मौजूद होते हैं स्टमिक एसिड, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसके साथ रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और पॉइजनियस गैसेज जैसा कि फॉस्फाइन गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और वो इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक होती है। तो ये हमारे पास कुछ जो है
फंगीसाइड से, जो कि फंगस को जो है वो किल करती हैं। लास्ट पे है नीमासाइड्स और नीमाटीसाइड्स। नीमाटीसाइड्स जो हैं ये ऐसे केमिकल हैं जो कि नीमाटोड्स को किल करते हैं। नीमाटोड्स आप कह लें कि वर्म्स होते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको किल करने के लिए हम जो है ये यूज़ करते हैं। तो नीमाटोड्स को किल करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनोफॉस्फेटेज है या बायो पेस्टिसाइड्स हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेटेज इसी तरह काम करता है कि नीमाटोड्स के नर्वस सिस्टम को ही जाके ये डिस्टर्ब कर देता है, तो इस तरह उनकी डेथ हो जाती है। और बायो पेस्टिसाइड ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो कि नेचुरली होती हैं, जैसे आपका कोई एनिमल है, कोई प्लांट है, बैक्टीरिया है या मिनरल वगैरह हैं, तो ये जाके पेस्टिसाइड के तौर पर जो है वो एक्ट करती हैं। जैसे कैनोला ऑयल है या बेकिंग सोडा है, तो ये बड़े अच्छे जो है वो पेस्टिसाइड हैं। ये किस तरह नीमाटोड की ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं, इनके डिफरेंट जो है वो प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए ये नीमाटोड की ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं। तो ये हमारे पास जो है बायो पेस्टिसाइड है। ये रीशा आज का टॉपिक था, इसको आप देख लीजिएगा। कोई अगर क्वेश्चन हो तो बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।